Today we are going to discuss about this topic, civil society organization and pressure group. This is part of the public administration syllabus as well as CS2 syllabus. तो इसको मैं मिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा ताकि सबको आराम से समझ में भी आए। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और प्रेशर ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले वी जस्ट गो बैक टू आवर स्कूल एंड कॉलेज डेज। वहाँ पे हम कॉलेज और स्कूल में जब वापस जाते हैं तो आप याद करिए कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि एक टीचर आया होगा जो आपको पसंद नहीं आया होगा, या किसी को पसंद कि या पूरी 50 बच्चों की क्लास में किसी एक को वो टीचर पसंद नहीं आया। अगर आप खुद इफ यू गो बैक टू योर प्रिंसिपल एंड से दैट मैम आई डू नॉट लाइक दिस टीचर, प्लीज चेंज इट, क्या आपको लगता है कि आप अकेले के लिए वो टीचर को चेंज करेंगे? अब इमेजिन करिए कि अगर आप 50 में से 30 बच्चों को कन्विंस कर लेते हैं कि टीचर अच्छा नहीं है, और हम सारे मिलके एक लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को और खुद रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, और ताकि टीचर चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है कि उस पे कुछ तो प्रेशर बनेगा प्रिंसिपल पे, इवन एटलीस्ट शी विल लिसन टू यू एंड मे आल्सो चेंज द टीचर। So this is how the civil society and pressure groups function. Okay, so this I had just trying to link it with what happens in day-to-day life in a student's life. अब इसको आगे देखते हैं कि हमारे लेक्चर का एक ग्लांस ले लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं। पहला कि why CSO और civil society organizations came into being, history of CSOs, definition, features, functioning, criticism and conclusion. तो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो पहले करते हैं वाई सी एस ओज। ठीक है, तो क्यों आए? अब देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, हम गोइंग बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अराउंड दैट टाइम द फ्रेंच रेवोल्यूशन आल्सो हैपेंड, और आल्सो ब्रिटेन में भी काफी रिफॉर्म्स हुए। तो उसकी वजह से क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कि देयर वाज अ चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल में कैसे, जैसे डिक्टेटरशिप, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या हुआ, डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से रिप्लेस कर दिया। तो वहां पे भी सिविल सोसाइटी का ही मूवमेंट था वो, अगर आप देखेंगे तो। ऐसे इकोनॉमिक स्फीयर में भी मर्केंटलिज्म या फ्यूडलिज्म, ब्रिटिशर्स भी मर्केंटलिज्म की तो ही पैसा कमाते थे, मतलब वो पहले आए थे ट्रेडर्स बन के, और उस टाइम भी बहुत फ्यूडलिज्म होता था। उसको भी रिप्लेस करके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म में पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था, वो ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सकता था। तो सारी पावर्स क्या हो गई, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स इन इंस्टीट्यूशंस के पास चली गई। तो दो डोमिनेंट पावर्स हो गए, गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो थे, दे वर टेकिंग डिसीजंस फॉर द वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पीपल। तो हम लोगों के वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हम इलेक्ट करते थे गवर्नमेंट्स को। अभी भी ऐसे ही करते हैं, हम अपनी पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, वो हम उम्मीद करते हैं कि वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। ऐसे ही मार्केट्स में क्या था कि मार्केट्स जब कैपिटलिस्ट मार्केट रही तो उसको बोला गया था कि बहुत ही रैशनल मार्केट्स होंगी। रैशनल मतलब वो फैक्ट्स के ऊपर काम करेगी, वो बहुत ही नॉन अनबायस्ड होगी। ठीक है, तो मार्केट्स का क्या काम था कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही मार्केट्स फंक्शन करेंगी। जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ प्राइसेस, वहाँ पे भी गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे, प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जहाँ डिमांड कम होगी वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगे। तो इस तरह से मार्केट्स फंक्शन करेंगी। एडम स्मिथ की थ्योरी अगर आप याद करेंगे तो फ्री मार्केट, लेजर फेयर, ये इनको माना गया था। ठीक है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को पीपल थॉट दैट दे आर वेरी गुड, दे आर फंक्शनिंग राइट वेरी गुड, सो दे एंजॉयड लॉट ऑफ पावर। ठीक है, अब पावर से क्या हुआ? ठीक है, कि अभी हमने जो बात करी कि दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर एंड दे आर ऑन बेस्ड ऑन रेशनैलिटी। धीरे धीरे क्या होता है कि जब पावर दो इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गई है तो उसके ऊपर क्या होगा कि लेटर दे बिकेम एक्सप्लॉइटेटिव। आपने एक कहावत सुनी होगी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। व्हेन द गवर्नमेंट, इवन आप अभी भी आप देख सकते हैं कि वंस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया और एनीवेयर एल्स इन फॉर 5 years or 4 years, whatever the tenure is, then the people have very little choice। जो गवर्नमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर हार्डली आप इंटरवीन कर सकते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, जैसे राइट टू रिकॉल,
एक जिसका एग्जांपल हो गया नोटा की, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप हो गई, पीपल इन पावर एक्सपेक्ट ऑर्डिनरी पीपल। तो जो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज एमएलएज जो करप्ट हैं, और जो बाहुबली भी अभी आप यूपी इलेक्शन में भी देख रहे हैं कि जो करप्ट और बाहुबली का लोग तरह के जो लोग हैं उनको ही टिकट्स मिल रही हैं, और वो आगे जाके आप देखते हैं कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट ही करते हैं, क्योंकि दे थिंक दे आर इन पावर, दे कैन डू एनीथिंग। मार्केट्स में भी आप देखते हैं मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलीज बहुत बड़े दिखे आप। फेसबुक देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, जिस तरह से मोनोपोली उनकी होती जा रही है वर्ल्ड में। छोटे छोटे प्लेयर्स को तो ये आराम से खरीद लेते हैं। साथ में यू कैन सी दे द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, यूरोपियन यूनियन में इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये अपनी एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इन्हीं एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से पीपल हैव कम टुगेदर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम टू फॉर्म सीएसओ, सिविल सर्विस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए क्यों। क्योंकि ऑब्वियसली जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और मार्केट का डोमिनेंस है, आप अकेले इंडिविजुअल अकेले कुछ नहीं कर सकते। यू नीड पीपल टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप, और जब आके आप अपनी बात को रखेंगे और आगे वो मानी भी जाएगी। थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। यूरोप में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब किंग डिक्टेटर बनता जा रहा है, वो वेलफेयर की बात नहीं कर रहा, तो लोग मिले, उन्होंने उसके अगेंस्ट विद्रोह करा, और धीरे धीरे नेशनल असेंबली बनाई, और उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे भी द गवर्नमेंट्स पर रूथलेसली एक्सप्लॉइटिंग पीपल इन द नेम ऑफ वॉर। हर स्टेट में, हर कंट्री में यही हो रहा था। देवर इंपीरियल वॉर्स, ये अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। they were not concerned about people, they were concerned about the capitalist and how to gain more and more territory। तो इसलिए ये इंपीरियल वॉर्स थी। इस टाइम पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, और रिवोल्ट्स हुए, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे धीरे धीरे एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो पीपल केम टुगेदर टू फाइट देयर ओन गवर्नमेंट। अब इंडिया में थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, इन सब ने मिलकर सोशल रिफॉर्म्स के लिए 18th और 19th सेंचुरीज में इन्होंने बहुत काम किया। लोगों के 20th सेंचुरी में डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया। इसमें क्या कर रहे थे, ये सारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, किसी ने आर्य समाज बनाया। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हुई, इससे रिफॉर्म्स में आए। रिफॉर्म्स में उन्होंने काम करा, सोशल रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम किया, वुमेन इमांसिपेशन के लिए काम किया। पोस्ट 1950s रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्योंकि जब 1950s में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो लोग सोचते थे कि अच्छे नेता सारे आए हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स थे मोस्टली वही इलेक्ट हुए थे। तो लोगों के पास फेथ था कि हमारे खुद के लोग अब इलेक्ट होके आ गए तो हमारे लिए काम करेंगे। तो उस टाइम पे जो सोशल सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए इतना लोगों को लगता नहीं था कि इतनी इनकी ज़रूरत है। तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वेज में हेल्थ एजुकेशन में दे वर परफॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल, they were working uh, they were working in like Christian missionaries, RK mission, Ramakrishna mission, they were working। तो ये सब जो काम कर रहे थे, they were working in very limited spheres of activities। ठीक है ना, पर as soon as 1960s came, they again became active। Why? Because of failure of government, there was hardly any planning in the land sealing, and reforms and were failed because the zamindars in the party did not allow। क्योंकि जब आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द जमींदार्स दे वर इलेक्टेड इनटू कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अदर पार्टीज आल्सो, मोस्ट ऑफ द जमींदार्स दैट वर देयर, दे वर इन पावर। तो इसलिए उनको लैंड सीलिंग एक्ट्स को ज्यादा आपने देखा होगा बहुत जगह पे सक्सेसफुल हुए नहीं। वेस्ट बंगाल में उसी टाइम में हम देखते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, कानू सान्याल, चारू मजुमदार। ठीक है, और ये लैंड राइट्स के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करा, जब गवर्नमेंट ने नहीं सुना तो इन्होंने आर्म्स उठा लिए। और अब नक्सलिज्म हम देखते हैं, ये भी एक तरह का एक्सट्रीम सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, बट विच इज इलीगल। क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो हम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट है, बट इट इज पीसफुल, नॉट using violence, and naxalism is a big problem, you already know।
क्योंकि 1970s में वी सी द करप्शन बहुत बढ़ता जाता है। तो गुजरात में बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा था हॉस्टल्स वगैरह में, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। धीरे धीरे ये मूवमेंट से हमारे जयप्रकाश नारायण जो एक गांधीयन थे वो जुड़ गए, तो ये जेपी मूवमेंट धीरे धीरे पकड़ता गया, गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई। इससे इससे लोगों ने इंस्पायर होकर लोग और जुड़ते गए, यूपी बिहार हर जगह ये जो मूवमेंट है फैल गई और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स एंड संपूर्ण क्रांति इसको कहा गया, संपूर्ण क्रांति। एंड जिसके वजह से 1974 में हम देखते हैं इमरजेंसी भी लगा देती है गवर्नमेंट। 1980s में आते हैं डिफरेंट रीजंस फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। राम जन्मभूमि मूवमेंट हम देखते हैं जहाँ पे वीएचपी बीजेपी आरएसएस मिलके राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए जो अभी बन भी रहा है उसके लिए मूवमेंट छेड़ते हैं। रीजनल पार्टीज को मोर ऑटोनॉमी आप देखते हैं इस टाइम पे, डीएमके एआईडीएमके और ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज आर बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट। आसाम में देखते हैं हम आसू, ठीक है, जो स्टूडेंट यूनियन थी असम की, वो पार्टिसिपेट करती है, ऑटोनॉमी चाहती है असमीज गवर्नमेंट के लिए। प्रफुल्ल कुमार महंतो जो है वो सीएम बन जाते हैं इसी मूवमेंट के थ्रू। पंजाब में वायलेंस हम देखते हैं, भिंडरावाला खालिस्तानी मूवमेंट्स, तो ये सारे वायलेंट मूवमेंट्स भी मतलब बहुत ही मिक्स रीजन हम देखते हैं। ये भी सिविल सोसाइटी का ही एक की ऑर्गेनाइजेशंस का ही मूवमेंट्स थी जिसमें एथनिक क्लींजिंग और ये बहुत वायलेंस की बात करते हैं, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है 1984 में। और हमें पता ही है फिर पंजाब में क्या होता है, ठीक है। और भी श्री राम जी ने दलित के लिए मूवमेंट स्टार्ट करी जो बहुजन थी। 1980s में हम देखते हैं सिविल सोसाइटी मिलकर भी फाइल करना शुरू कर दिया है, जस्टिस भगवती के इनिशिएशन के बाद जब से वो शुरू। तो 1990s में देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होते हैं जिसकी वजह से monetary like lot of money starts pouring in from different sources into the civil society, ठीक है। तो इसका रैपिड एक्सपेंशन होता है, ऑल ये ऑलमोस्ट हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट्स, प्लीज इग्नोर दी स्पेलिंग मिस्टेक, चिल्ड्रन एससीज एसटीज ओबीसीज, मंडल राइट्स होते हैं ऐसे टाइम पे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं अपने आपस में आग आपको आग भी लगा लेते हैं। 2000s के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन होता है इंडिया में, है ना। और बहुत ही करप्शन है, डीप रूटेड करप्शन है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। एंड देन मजदूर किसान संगठन, शक्ति संगठन एमकेएसएस ये आरटीआई के लिए मूवमेंट स्टार्ट करता है और फाइनली 2004 में जाके 2006 में जाके हमें आरटीआई का लॉ भी पास करना पड़ता है, ऐसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। फिर हम अन्ना हजारे की मूवमेंट्स देखते हैं लोकपाल के लिए। तो ये सारे इसी जब भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू पीपल, पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म सिविल सोसाइटी। जब भी आप देखेंगे पूरा हिस्ट्री में, जब भी गवर्नमेंट्स एक्सप्लॉइटेटिव हो रही हैं या फिर दे आर नॉट लिसनिंग टू पीपल, द लोकपाल, आई मीन लोकपाल इज अ एग्जांपल। पीपल लोग मतलब लोग खुद मिलके साथ में मिलके आते हैं एंड दे फॉर्म अ मूवमेंट एंड दैट इज द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि मैनी रिपोर्ट्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो लॉट ऑफ नंबर इज ह्यूज इन इंडिया, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे रिसेंटली गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग देम थ्रू एफसीआरए एंड फेमा एक्सेट्रा एक्ट्स। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, सिविल सोसाइटी refers to a wide array of organizations, community groups, non-government organizations, labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड फाउंडेशंस। तो इसमें मतलब जो भी कुछ लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट के बाहर हैं उन सभी को हम सिविल सोसाइटी के अंदर ही डालते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, कम टुगेदर एंड फाइट फॉर अ कॉमन कॉज, देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको देने की ट्राई करा है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के। दे आर नॉट पार्ट ऑफ ईदर गवर्नमेंट और मार्केट, ठीक है।
तो ना तो ये गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, ना मार्केट का पार्ट होंगे, पर उसके बाहर रह के इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे हम रिसेंटली भी हम देखते हैं भारतीय किसान यूनियन, जिन्होंने थ्री फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो दैट इज ऑल्सो सिविल सोसाइटी मूवमेंट when they did not agree to the government policies and they revolted against them. और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड रिलीजन, सोशल ऑडिट कमिटीज, कास्ट बेस्ड एंड अदर वॉलेंटरी एसोसिएशन, इस्कॉन, फिक्की, सीआईआई, लोक नीति, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। फिर उनका एक कॉमन कॉज होगा, अगेन वी गोइंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल वेर three farm laws were the common cause they were fighting for, the farmers associations. ठीक है, सिमिलरली अभी आप देख रहे हो स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेन आरआरबी एनटीपीसी, अगेन हैव अ कॉमन कॉज, दिस इज अगेन अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट। नेक्स्ट फीचर इज दैट दे आर नॉट प्रॉफिट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये ज्यादातर एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे आप फिक्की भी आप देखते होंगे, दैट दोज आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल दे आर रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर एग्जिट एंड एंट्री इज वॉलेंटरी, तो आप कभी भी आप एंटर करें, एग्जिट करें, ऐसा ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं है कि एक बार आपको एग्जाम होगा फिर आपको हायर करेंगे फिर आप कभी भी छोड़ के नहीं आ सकते, यू हैव टू गिव अ रेजिग्नेशन, दैट इज नॉट देयर। कभी आप आएंगे, कभी आप उसको ज्वाइन करें, कभी आप एग्जिट कर दीजिए। और क्या फीचर्स हैं इसके, दे आर ब्रिजिंग गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ठीक है, जैसे करप्शन को हाईलाइट करने के लिए कॉमन कॉज या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो गैप है, सिमिलरली आप देखते हैं सोशल ऑडिट कमिटीज जो होती हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े जैसे जैसे वाइड होते जाते हैं, तो उसको ब्रिज करती हैं। ठीक है, सिमिलरली अभी जो भारतीय किसान यूनियन वाला फिर से एग्जांपल लेते हैं, तो गवर्नमेंट अकेले फार्मर अगर प्रोटेस्ट करता तो नहीं सुनती, तो उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, ग्रुप फॉर्म करके उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ा, उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स भी करनी पड़ी और फाइनली विड्रॉ भी करना पड़ा। तो इसी से हम कनेक्ट करते हैं कि दे इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसीज, अब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इज अनदर टॉपिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरली जीएस 2 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी में पॉलिसी जब बनती है तो उसके लिए पहले पॉलिसी इनपुट होता है, फिर वो बनती है, क्रिएशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो इनपुट के लिए जैसे हमने देखा होगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो हाईलाइट करती है कि आप इसके अंदर, या लोक नीति हो गया, आपको गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं कि आपके जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्म 26 उन्होंने इम्प्रूव कराया, उसी तरह से नोटा इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो ये ऐसे इनपुट्स देते हैं जिसके थ्रू रिफॉर्म्स आने शुरू होते हैं और फिर ये क्रिएशन में भी हेल्प करती हैं। जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, वो क्रिएशन में भी हेल्प करती है, उनके पास एडवाइजर्स हैं जो पब्लिक एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे ही तो वो लोग मिलके क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। ऐसा हमारा आईआईपीए एक इंस्टीट्यूट है। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो जैसे हमने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन, सुलभ इंटरनेशनल एक बहुत ही माना हुआ नाम है, दैट इज हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्वच्छ भारत मिशन। फिर पॉलिसी इवैल्यूएशन, एमकेएसएस का हमने जैसे जिक्र करा आरटीआई के टाइम पे, तो अभी भी सोशल ऑडिट कमिटीज के थ्रू वो पॉलिसीज को इवैल्यूएशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट राइट्स एंड मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, लाइक फॉर एग्जांपल, इवन अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल, the farmers union came together and informed people why it is good or why it is not bad. Similarly उनकी काउंटर पार्ट्स भी एक सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई थी, जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया में लोगों को अवेयर भी कर रही थी कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सिविल सोसाइटी दोनों तरफ से काम कर रही थी, एक उसके अगेंस्ट और उसके सपोर्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज दैट रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करते कैसे, जितने भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी है,
उन सबको मिलके उन सबको मिलके इकट्ठा करती है, और ताकि वो भी डे टू डे अफेयर्स में या फिर एटलीस्ट पॉलिसी में इनपुट में, क्रिएशन में, इम्प्लीमेंटेशन में या इवैल्यूएशन में वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो हर गांव में, हर शहर में, एवरी सिटी, एवरी विलेज, एनीवेयर, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दे हेल्प पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख ही ली थी। अब हम आते हैं प्रेशर ग्रुप पे। ये again, pressure groups are nothing, just like civil society organization. When two or more people they come together and by various means to put pressure on government to get their demands met. इसका एक और एग्जांपल जैसे हमारा फिक्की होता है। फिक्की क्या करता है, इंडस्ट्री या CII है, चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज जो है, वो क्या करता है कि इंडस्ट्री की डिमांड्स को गवर्नमेंट के साथ सामने रखता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो सुनती है कि अच्छा इंडस्ट्रीज को ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बजट्स में या पॉलिसीज में अलग अलग प्रोविजन, जैसे मेक इन इंडिया आया, बजट के अंदर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ पैकेज आता है। जैसे अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दिया, क्योंकि वो भी उन्होंने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी, प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे कि अगर ये नहीं करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में कोलैप्स। Again, why we need pressure groups? Because in democracy is about majority, and to get your voices heard, you need numbers. अगर आप सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो गवर्नमेंट आराम से आपकी बात को साइड में कर देगी, बट इफ यू हैव नंबर्स और उनको लगेगा कि इलेक्टरली हमें लॉस हो सकता है, अगर इलेक्शंस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो दे वो हमेशा सुनेंगे। अब प्रेशर ग्रुप्स का ओरिजिन क्या यूएस में है, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो डिमांड करते थे डिफरेंट डिफरेंट थिंग गवर्नमेंट्स में, एंड दे वर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी। अब जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अंदर एक हमारा टॉपिक है ग्रुप मॉडल। तो ग्रुप मॉडल में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का एक ग्रुप हो गया, इंडस्ट्री का एक ग्रुप हो गया, इन्वायरमेंट का एक ग्रुप हो गया, ऐसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया मान लो। तो वो सारे दे ऑल विल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स। So they will write letters to the government, or they will hold protests or something like that. They will run a campaign on social media. अभी रिसेंटली आप देख भी रहे होंगे कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर ऑल, हैश यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर ऑल, है ना, इस तरह से ट्रेंड्स कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे पास सोशल रिलीजियस जो ग्रुप्स थे वो प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम करते थे, जिसके वजह से इन्फेंटिसाइड हटा, सती प्रथा हटी हमारे यहाँ पे। ऐसे फर्स्ट रिजर्वेशन मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू आया। एंटी ब्राह्मण एजिटेशन तमिलनाडु में, पेरियार ने कर्नाटका, इन सब में इन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से रिजर्वेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी आप देखते हैं है। इवन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हम देखते हैं तो वेरियस ग्रुप्स केम टू इन्फ्लुएंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे उसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड की बात करती है, कास्ट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। तो सभी ग्रुप्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक तरह से अपने अपने ग्रुप का प्रेशर डाल के और अपनी पॉलिसीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करी है। अपने जो फायदा नुकसान है वो सबको देख के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से हर चीज को बैलेंस करता है, ताकि कोई भी कास्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई यहाँ पे आराम से रह सके और अपना काम कर सके। So how do this pressure group or civil society organization work? Getting their representative elected. So we have seen this in India against corruption movement, where finally the Aam Aadmi Party emerged. तो उन्होंने इलेक्ट कर दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद, अब वो खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं। पिटीशन एंड प्रेयर्स, तो ये लेटर्स लिखते हैं गवर्नमेंट्स को, इन मिनिस्ट्रीज को, ओपन लेटर्स लिखते हैं मीडिया में या कहीं पे भी अपनी बात को उठाते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मासेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, लॉबिंग, यूएस में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स कहते हैं ओपनली दे डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड व्हेन दोस पार्टीज कम इनटू पावर दे ओपनली डिमांड फेवरेटिज्म। ठीक है, तो लॉबिंग एक तरीका है।
यूएस में एकदम ओपनली होता है, इंडिया में आपको बताइए कैसे लॉबिंग होता है। यू नो द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफन कॉल देम सूट बूट की सरकार, सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग लॉबिंग। पीपल्स मूवमेंट्स, जैसे अभी हमने देखा था बंद, रैलीज, किसान आंदोलन, जिनको आंदोलन जीबी भी बोल दिया गया था। तो ये सारी मूवमेंट्स ऐसे लोग ये करते हैं ताकि गवर्नमेंट को प्रेशर बनाए और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करें। अब इनका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अगेंस्ट सीएसओज और प्रेशर ग्रुप्स। पहला क्या है, दे डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बट themselves are not transparent or accountable. We have seen that in Bihar shelter homes, है ना, वहाँ पे पहली बार ऑडिट हुआ और वहाँ पे जो हमने देखा हाउ द गर्ल्स वर ट्रीटेड, हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली। ठीक है, अभी तक उनका कुछ भी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो खुद को तो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल नहीं रखते हैं, पर दूसरों से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं। दूसरा है वेस्टेड इंटरेस्ट। वी हैव सीन दैट the Home Ministry has again and again highlighted that the foreign funds are stopping development in India. Greenpeace, International, excuse me. So what they are doing is they are stopping the development efforts on India. तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या फिर कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन लॉज आते जा रहे हैं। कन्वर्जन के लिए भी आपने देखा होगा बहुत ही सिविल सोसाइटी अब खड़ी होकर आ रही है उसके अगेंस्ट। दे आर गुड 5 स्टार एक्टिविस्ट and they are providing misinformation to people. We have seen this in Narmada Bachao Andolan where they were against development, against dams. ठीक है, वो खुद तो चाहते हैं कि उनके घर के आगे की बहुत पक्की सड़क बने, 24 घंटे बिजली मिले उन्हें, उनको फ्लाइट्स मिले, 5 स्टार होटल्स में वो रहना चाहते हैं। पर जब लोगों को पास ये डेवलपमेंट जाना चाहती है तो उनको बहला फुसला के गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, स्पेशली जो इलिटरेट, पुअर, ट्राइबल्स, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको। हमने कहा लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट पर स्टक। ठीक है, सूट बूट की सरकार जाई बाई बारा, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो हमेशा कहते हैं कि ये तो इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। बट इंडस्ट्री का फायदा किसको होगा? वहाँ पे जॉब्स किसकी क्रिएट होंगी? 24 घंटे बिजली आएगी तो किसको फायदा होगा? ये क्वेश्चंस वो नहीं राइज, वो उनके आंसर से नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ब्लैकमेलिंग एंड वायलेंस, अभी हमने देखा होगा जो लास्ट ईयर 15 अगस्त पे जो लाल किले पे हुआ, तो that is not acceptable because even our constitution allows peaceful protest but not violence. Damage to parliamentary democracy. जब people are there on streets, they have already elected representatives to the assemblies and the parliament, then why do we need people on streets? ये क्वेश्चन इनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन, हम देखते हैं कि क्या ये कंप्लीटली ट्रू है। कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे, जहाँ हमने देखा था पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, अपोजिशन जुडिशरी 2008-9 और उससे पहले भी 2014 से पहले भी बहुत सारे डिसीजन लिए नहीं जाते थे। करप्शन इतना बड़ा हुआ था, 2G कोल स्कैम, तो ये सब सिविल सोसाइटी ने ही लोगों के सामने रखा। If there had been no civil society, no RTIs, then this corruption had not come into public view. NGOs वर्क ड्यूरिंग, आपने कोविड टाइम में, माइग्रेंट क्राइसिस में, सोनू सूद, ऐसे बहुत सारे लोग तो साथ में मिलके, ना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना नाम भी नहीं कुछ रखा था, बस लोग मिले और उन्होंने माइग्रेंट्स का हेल्प किया, चाहे पैसे दिए या उनको ट्रैवल अरेंज किया या उनका फूड या लॉजिंग। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं उनका हेल्प किया। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भी दे वर्कड, एलपीजी रिफॉर्म्स में। ठीक है, तो जैसे कंज्यूमर एक्ट्स, वो भी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बनी थी, तो जिससे, और आरटीआई के थ्रू हमने 2G स्कैम को या कोल स्कैम को हाईलाइट किया, तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म को एक्सपोज करने में काम आई है। ठीक है, 2014 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं सिंगल पार्टी अब मोर डिसाइसिव है। ठीक है, तो इस टाइम पे एनजीओ लेस रेलेवेंट हो गई है। अभी हम क्या देखते हैं, जब सिंगल पार्टी है और वो डिसीजन ले पा रही है, इससे पहले डिसीजन नहीं ले पा रही थी, डिसाइड कर पा रही है, पॉलिसीज में चेंज ला पा रही है, तो जो सिविल सोसाइटी की जो रेलेवेंस है थोड़ी कम होती गई थी।
अभी रिसेंटली फिर से हम उसका राइज देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फिर से डिक्टेटोरियल मैनर में, कई लोग कहते हैं कि डिक्टेटर बन गई है, जो लोगों की बात सुन नहीं रही है। तो इसलिए फिर से आप देखते हैं, जैसी गवर्नमेंट या मार्केट्स या फिर जुडिशरी या कोई अपना काम नहीं करेगा, वहीं पे आप देखेंगे एकदम से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे टेक ओवर कर लेंगी और वो डिक्टेट करने लग जाएंगी लोगों को। लोगों की जो अंदर की जो बातें हैं वो उनको गवर्नमेंट के सामने बाहर रखती है, एक ग्रुप बनाती है और प्रेशर डालती है कि वो उसको इम्प्रूव करें पॉलिसी को। अब हम देख रहे हैं एफसीआरए रेगुलेशंस हमारे अभी रिसेंटली चेंज हुए, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने, जो भी एनजीओज हैं उनके लिए, ताकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लोकपाल के अंदर भी इनको डाल दिया गया है, तो ऐसे रेगुलेशंस भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या एनजीओज क्या पूरी खराब होती हैं, या फिर जो ये रेगुलेशंस हैं आर दे वेरी यूजफुल। तो एक इसका एक काउंटर व्यू ये भी है कि जो क्रेडिबिलिटी है ना एक एनजीओ की या सिविल सोसाइटी की या प्रेशर ग्रुप की, वो दैट इज ओनली व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एंड वर्किंग सेल्फलेसली, लाइक आर के रामाकृष्ण मिशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, अक्षय पात्रा की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं सेल्फलेसली, तो उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो जो ये रेगुलेशंस हैं वो कुछ हद तक ठीक है, पर कुछ हद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर उससे होगा, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम न्यूज में आजकल देख भी रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी है धीरे धीरे फेड आउट भी होती जा रही है, क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी एफसीआरए रेगुलेशन ने छीन लिया है। हाउ दे आर गोइंग टू स्पेंड मनी, वो सारे उन्होंने रेगुलेट कर दिया है। तो कुछ अच्छे एनजीओ हैं कम से कम जो काम कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे, सेकेंड ईआरसी क्या बोलती है? ठीक है, गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन देम। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, रेगुलेशंस लाइए, बिल्कुल लाइए। ठीक है, पर उनके साथ मिलके ऐसे लाइए थी उनके ऊपर रेगुलेशन तो हो, साथ साथ में वो आराम से जो अच्छे एनजीओ हैं वो काम भी कर पाए। सेकेंडली, दे जो ब्रिज दे बिकॉज दे आर ब्रिजिंग गैप बिटवीन पीपल। ठीक है, देन दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, तो नेटवर्क गवर्नेंस की बात कर हम करते, जहाँ पे हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम करें। जैसे भी आप देखते होंगे, जब भी कोई आपदा आती है या फिर कोई अर्थक्वेक आया, any of such calamities come, so what happens there is that it's not only the government that is working there, it is the civil society is also involved. So that there we are establishing a network between people and different stakeholders. तो नेटवर्क गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक सर्विसेज जो अप्रोच है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके अंदर वेरियस एक्टर्स की बात करते हैं, वेयर एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स, दे फॉर्म अ वेरी फॉर्मेडेबल, दे प्ले अ वेरी फॉर्मेडेबल रोल। तो इनको प्रमोट भी करना चाहिए साथ में। ऐसे आप देखते हैं, अभी भी गवर्नमेंट जो स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, उसमें एनजीओ का साथ ले भी रही है। ठीक है, and government, what can government also do is that they can consult, because they are working day and night at ground level, especially the good NGOs are working with people, उनको ग्राउंड रियलिटीज पता है। ठीक है, तो डिसीजन लेने से या इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उनको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आराम से हो पाए। जैसे अभी पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि रोल बैक फार्म बिल्स एज कुडंट कन्वे द बेनिफिट्स। अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू से इन्वॉल्व करके रखते हैं, पहले से उनके फायदे नुकसान पहले से हम बता रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो रोल बैक किया है उसकी करने की जरूरत पड़ती। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड